31 अगस्त की सुबह के इब्तदाई लम्हात में एक कातिल लंदन की धुंध उल्वुत फ़ज़ाओं में नमूदार हुआ। उसने एक हसीन और जमील दोशीज़ा को कत्ल करके उसकी लाश को मस्ख़ कर डाला। उसके बाद अगले 10 हफ्तों के दौरान उसने 4 हमले और किए। हर दफ़ा वो पहले से ज़्यादा दलेर और खूनखार हो गया था। उसके बाद वो अचानक गायब हो गया और फिर आज तक उसके बारे में कोई बात सुनने में नहीं होगी। ये कातिल कौन था जिसने सिर्फ औरतों को अपना निशाना बनाया? उसका नाम जैक द रीपर रखा गया है। हालांकि वो ना तो पकड़ा गया और ना उसके बारे में किसी किस्म की मालूमात और तफसीलात हासिल हो सकी। कोई नहीं जानता कि उसने कत्ल क्यों किए और सिर्फ औरतों को अपना निशाना क्यों बनाया, और फिर ये कि इतनी भयानक वारदातों के बावजूद वो बचकर कैसे निकल गया। उन पुरअसरार सवालात के जवाब किसी को मालूम नहीं। दोशीज़ाओं के इस कातिल की दास्तान जराइम की दुनिया का एक हैरत अंगेज़ बाब है। एक ऐसा मौम्मा है जो हर दौर के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है, मगर इस मौम्मा को हल करने वाला कोई नहीं है। कातिल और खूनखार जैक की कहानी निहायत खौफनाक है। 8 साल कबल के इस किरदार के बारे में दर्जनों कहानियाँ लिखी गई हैं, नॉवल और ड्रामे तख्लीक हुए हैं। जराइम के माहिरीन के लिए इस किरदार में दिलचस्पी के बहुत से पहलू हैं। हत्ता कि कानून दान और डॉक्टर भी इसमें आज तक गहरी दिलचस्पी लेते आ रहे हैं। इसके बारे में 1 लाख से ज़ायद कुतुब, फिल्में और बहुत से पैरा लिखे गए हैं। सिर्फ एक नॉवल लाजर के 31 एडिशन शाया हो चुके हैं। 18 ज़बानों में इसके तराजुम हुए हैं, जबकि 5 ज़बानों में इसके बारे में फ़िल्में तैयार हुई हैं। कत्ल की उन भयानक वारदातों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो इंग्लिस्तान के तख्त पर एक खातून मलका विक्टोरिया मुतमक्किन थी। उस वक्त सल्तनत बरतानिया की वुसअत का वो आलम था कि उसमें सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। लंदन इस सल्तनत का सदर मकाम था। इस शहर की आबादी उन दिनों 40 लाख के लगभग थी और उसकी शान और शौकत का ये आलम था कि दुनिया का कोई दूसरा शहर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये शहर मालियाती मरकज़ भी था और उसके बैंक दुनिया भर में बड़े बड़े कारोबारी मंसूबों में अजीम पैमाना पर शिरकत कर रहे थे। जनूबी अमरीका में पलों की तामीर, अफ्रीका में सोने के कानों में सरमायाकारी और अमरीका में रंगारंग सनतों में हिस्सादारी लंदन के बैंकरों और सरमायाकारों के लिए रोज़मर्रा का मामूल बना हुआ था। अमरा की ख़वातीन अक्सर हीरे मोतियों के ज़हरात से सजी होती थीं, लेकिन ये खुशहाली सबके मुक़द्दर में नहीं थी। बहुत से इलाके ऐसे भी थे जो गुर्बत व इफ़लास का शिकार थे। इन इलाक़ों में गुनाह और महरूमी के तहरीक साए मंडलाते थे। इन इलाक़ों के बायस लंदन दुनिया का सबसे घटिया और फहिश शहर कहलाता था। ख़ास तौर पर कमर्शियल रोड का वो इलाका जिसे ईस्ट एंड कहा जाता है, जुर्म व गुनाह की तस्वीर बना हुआ था। एडमेल का ये इलाका आम रिहायशी मकानों के साथ साथ कहबाखानों, राहजनों और चोरों से भरा हुआ था, और यही इलाका था जहाँ जैक रैपर ने औरतों के कत्ल किए और ऐसे अंदाज में किए कि इस इलाके को औरतों का मज़बाह कहा जाने लगा था। जैक का पहला निशाना मैरी एन निकोलस थी, जो उर्फ़े आम में पूली के नाम से मशहूर थी। उसे पीने पिलाने का बड़ा शौक़ था और साथ ही अपने नुमाइश का भी। पूली ने अपने शौहर और 5 बच्चों को सिर्फ अपने मशागिल की खातिर छोड़ दिया था। 42 साल की उम्र में ये खातून अगरचे इतनी हसीन नहीं थी जितना कि वो जवानी के वक्त में होगी। इस राह जब वो वारदात हुई, उसे एक तफरीही मकाम से निकाल दिया गया था कि उसके पास अदायगी के लिए रकम नहीं थी। वो बिजली के खंबे के नीचे उदास व परेशान खड़ी हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि उसे किसी का इंतज़ार है, कोई भी शख्स जिससे उसे किसी तौर पर रकम हासिल हो सके। ऐन इसी लम्हे धुंधले सायों से जैक रैपर नमूदार हुआ। उन दोनों में कुछ देर सरगोशियाँ हुईं, जैसे वो किसी मामले को तय कर रहे हों। उसके बाद पुली और जैक उस रोशनी से हटकर एक तारीख गली में दाखिल हुए और फिर अचानक किसी किस्म के इजहार मोहब्बत की बजाय एक मजबूत हाथ ने पुली के मुंह को इस तरह जकड़ लिया कि वो चीख न सके। साथ ही दूसरे हाथ में खंजर लहरा जो उसके गले में उतरा और गर्दन कट गई। जैक ने उसके स्कर्ट को उठाकर उसके पेट पर ज़रबें लगाईं। उसकी लाश का हुलिया बिगाड़ने के बाद वो तारीक गली में किसी साए की मानिंद गायब हो गया। ये जैक की इब्तिदा थी, जिसने आने वाले 10 हफ्तों में पूरे लंदन में वहशत फैलाए रखी। सिर्फ 8 दिन बाद एक औरत एनी चैम्पियन उसका शिकार हुई। वो एक नौजवान बेवा थी, लेकिन गुर्बत और मजबूरियों में उलझी हुई हालात ने उसे ज़िंदगी की एक नापसंदीदा डगर पर डाल दिया था। उसकी लाश एक मकान के अकबी हिस्से में सुबह 4 बजे पाई गई और उस वक्त वो लाश कदर गर्म थी।
गोया उसे जिंदगी से महरूम हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी। उसकी गर्दन पूरी तरह धड़ से अलहदा हुई थी। उसका नाक भी काट दिया गया था। उसके पोशीदा आज़ा पर तेज़दार खंजर ने अपने जौहर दिखाए थे। करीब ही एक सरकारी नलका के पास चमड़े का कुछ ऐसा साजो सामान मिला जो आमतौर पर जूता साज या ज़बीहा खाने में काम करने वाले मजदूरों के पास होता है। चमड़े के दस्ताने भी थे जो शायद रीपर ने उस ख्याल से पहने हों कि मकतूला के लहू से उसके हाथ आलूद न हों। तशद्दुद की ये वारदात ईस्ट एंड के इलाका का रोज़मर्रा मामूल बन गई थी, जो पहले भी जराइम का गढ़ था, लेकिन उनकी वजह से पूरे लंदन में खौफ दहशत की लहर दौड़ गई। उसकी वजह ये थी कि ख़तरनाक मुलजिम का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। उसके खिलाफ कोई शहादत, कोई सबूत दस्तयाब नहीं था। ये मुजरिम की ख़तरनाक महारत और जहानत का सबूत था, और जाहिर है कि इससे दूसरे इलाकों की औरतों के लिए अंगनत खदशात पैदा हो गए थे। इन वारदातों में एक अदद मुश्तरक ये थी कि खंजर का शिकार बनने वाली औरतें वो थीं जो जिंदा रहने के लिए एक ख़ास डगर अपनाने पर मजबूर होती हैं। यह किस्म का इंतबात है ऐसी तमाम दूसरी औरतों के लिए जो गुनाह की ज़िंदगी बसर करती हैं। चुनानिचा पूरे शहर में दरपर्दा ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाली औरतें उस पर इसरार और नामालूम मुजरिम से लर्जा बरांदाम रहने लगी थीं, जिसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कब किस धुंध आलूद गली से नमूदर होगा। उन्हें किसी तारीक गली में घसीट ले जाएगा, उसका हाथ बुलंद होगा और उनकी गर्दन कट जाएगी। उस खौफ व दहशत का शिकार लंदन का इंतहाई फैशनेबल इलाका वेस्ट एंड भी शामिल था, जहाँ रीपन ने अगरचे कोई वारदात नहीं की थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी की डगर से मजबूर औरतें इस अनजाने मुजरिम से बेपनाह खौफजदा थीं। फिर एक मरहला तो ऐसा आया जब औरतों ने सर शाम ही घरों से निकलना छोड़ दिया। उन्हें जो भी काम करना होते वो सूरज की रोशनी में सरअंजाम देती, और फिर उस वक्त तक के लिए दरवाजे बंद कर लेते हैं जब तक दूसरी सुबह का सूरज तुलू न होता। ईस्ट एंड के इलाके में कोबा खाने वीरान होने लगे और शाम सवेरे घात लगाने वाली औरतें गायब हो गईं। ये हालात जहां अमन व अमान के नुक्ताए नज़र से तशवीशनाक थे, वहीं ये उन जराइम पेशा लोगों के लिए भी एक चैलेंज बन गए थे जिनकी गुजर बसर का जरिया ही उन औरतों का कारोबार था। पुलिस ने इस इलाका में अपनी नफरी में दोगुना इजाफा कर दिया। गश्त की पार्टियां बढ़ा दी गई, रातों को नाकाबंदी सख्त कर दी गई, मगर बेसूद। मकामी लोगों ने अपनी तरफ से एक निगरान कमेटी भी तश्कील दी। उसका मकसद वही था जो पुलिस का था, मगर उसे भी कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। पुलिस और कमेटी ने मुजरिम के बारे में किसी किस्म की इत्तला देने के लिए 10,000 पाउंड की रकम का भी ऐलान किया। हद ये कि मलका विक्टोरिया को भी उन हालात से तशवीश हुई। उनकी अजीमुशान सल्तनत के ये अनोखा चैलेंज था जो उनके पाया तख्त में उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने अपने वज़ीर आज़म लॉर्ड साबसरी को हिदायत की कि इस सिलसिला में फ़ौरन ज़रूरी और मौसर इक़दामात किए जाएं। इस कातिल को गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। सितंबर के महीने में नामालूम कातिल को एक नाम दे दिया गया। सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी को सादा लिफाफा में एक ख़त मिला जिसके ज़रिए सल्तनत बरतानिया के तमाम हिस्सों के खबर फराहम की गई। उस ख़त में लिखा था, मैं गुनाहों की पोटलियों को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं ये काम उस वक्त तक जारी रखूँगा जब तक उनका मुकम्मल सफाया नहीं कर देता। इस ख़त के नीचे जैक रेपर के दस्तखत थे। गोया यही मुजरिम का नाम था। उस वक्त तक स्कॉटलैंड यार्ड भी उलझन में था। वो भी इस मुअम्मा को हल करने में नाकाम रहे थे। हालांकि उन्होंने औरतों के भेस में अपने आदमी मुतय्यन कर रखे थे, लेकिन अजीब बात है कि उन पर तो कोई हमला न हुआ, जबकि इस दौरान 2 दिन में 4 दूसरी औरतें रेपर के हाथों मारी गईं। ईस्ट एंड के इलाका में समाजी काम पर थीसिस लिखने वाले तलबा और तालिबात ने भी गश्ती पार्टी मुनज़्ज़म की और वो भी कातिल का शिकार की मुहिम में शामिल हो गए। उन तलबा में से कुछ तलबा मुश्तबा थे। बहुत से पुलिस वाले इलाका के लोगों के हाथों में सिर्फ इसलिए पिट गए कि वो इधर उधर ताक झांक करते फिर रहे थे। बेशक उनका मकसद मुजरिम को तलाश करना था, मगर उनका तरीक़ा-ए-कार इलाका के शहरियों के लिए नापसंदीदा हो गया था। बहरहाल इस तमाम जद्दोजहद के दौरान रेपर का कहीं भी कोई सुराग न मिला। साइंसी बुनियादों पर मुजरिम का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने एक औरत की आंखें निकालकर लेबॉरेटरी को भेजी कि शायद उनकी मदद से ये मालूम हो सके कि उन आंखों ने कौन सा आखिरी मंजर और आखिरी फर्द देखा था। लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हुई। 2 शिकारी
کتے جو خون کی بو سونگھ کر متعلقہ فرد یا افراد کو تلاش کرنے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اس مہم میں استعمال کیے گئے ان کتوں نے خون کے دھبوں کو سونگھا، پھر اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے صرف معصوم اجنبی لوگوں کو جا پکڑا جن سے ان وارداتوں کے سلسلے میں کوئی بھی مدد نہ مل سکی۔ پھر یہ دونوں شکاری کتے دھند میں کہیں غائب ہو گئے اور دوبارہ نہ مل سکے، حالانکہ ان کی گمشدگی کے بارے میں لندن کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو مطلع کر کے انہیں تلاش کرنے کی ہدایت دے دی گئی تھی۔ 30 ستمبر کی رات کو ریپر نے 2 اور عورتوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس کا پہلا نشانہ لانگ لنر اسٹرائٹ تھی، ایک لمبی اور حسین و جمیل عورت۔ 1 بجے رات اس کی لاش ایک پیدل چلنے والا شخص نے دیکھی اور پولیس کو مطلع کیا۔ اس وقت بھی اس عورت کے گلے سے خون رس رہا تھا۔ اس کے صرف 30 منٹ بعد ریپر نے ایک دوسری عورت کیتھرین ایڈوز کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس عورت نے رات کے ابتدائی حصے میں خوری میں گزارا تھا۔ وہ نشہ میں بہکی ہوئی پھر رہی تھی کہ اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا کہ وہ ہوش میں آئے تو اسے گھر پہنچایا جائے۔ بہرحال رات 1 بجے تک اس قسم کے بہت سے مدہوش افراد پولیس سیل میں لائے جا چکے تھے اور ان کے ہوش میں اینے کا انتظار تھا۔ جو ہی کیتھرین کی حالت سنبھلی تو اسے چھوڑ دینے کا حکم دے دیا گیا، لیکن وہاں سے جاتے ہی وہ ریپر کا نشانہ بن گئی۔ اس کی لاش ایک پولیس کانسٹیبل نے دیکھی اور واردات کا اندراج کیا۔ اس عورت کا چہرہ بری طرح مسخ کیا گیا تھا۔ حسب سابق گردن کٹی ہوئی تھی اور ایک گردہ نکالا گیا تھا۔ ایک ہی رات میں جیک ریپر نے 2 اور اسی جگہ پر جہاں وہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا کوئی سراغ نہ چھوڑا تھا اور کسی نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ریپر نے نیوز ایجنسی کو پھر ایک خط لکھا: میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، گناہوں کی پوٹلیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ آئندہ میں ان عورتوں کے کان کاٹ کر پولیس افسروں کو بھیج دیا کروں گا تاکہ وہ انہیں اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں۔ یہ خط سرخ سیاہی سے لکھا گیا تھا۔ ایک ہی رات میں دوہرے قتل کی اس واردات نے پورے علاقہ میں دہشت پھیلا دی۔ 4000 عورتوں نے اس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ملکہ کو ایک یادداشت دے دی۔ مزید برآں، نہ صرف اسی علاقہ ایسٹ اینڈ کے باشندوں نے شدید احتجاج کیا، بلکہ لندن کے دوسرے تمام حصوں پہ بھی اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ غریب عورتوں کی زندگی پر موت کے سائے منڈلا رہے تھے اور پولیس قطعی ناکام رہی تھی۔ اس سے حکومت کے خلاف جذبات ابھر رہے تھے۔ ملکہ نے سخت غصے میں ہوم سیکرٹری کو خط لکھا، جس میں کہا کہ وہ یا تو اپنا عہدہ چھوڑ دے ورنہ کچھ کرے علاقہ میں جاسوسوں، مخبروں اور پولیس کی بھرمار ہو گئی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ہزاروں ایسے خط ملے جن میں جیک ریپر ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 6 ہفتے تک جیک ریپر قطعی خاموش رہا، لیکن اس نے اپنا کام ختم نہیں۔ کلیکٹر نے 13 ملر سپورٹ میں ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کرایہ وصول کرنے آیا تھا۔ اس کمرے میں سنہرے بالوں والی 2 شیزا میری جینٹ اکیلی رہائش پذیر تھی۔ جب اسے دروازے پر دستک کا کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ میلے کچیلے پردے کو ہٹایا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس پر اس کی چیخ نکل گئی۔ میری کیلی اپنے بستر پر خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کا سر تن سے جدا تھا۔ اس کا سینہ چیر کر دل نکالا اور اس کے سرہانے رکھا گیا تھا اور اس کی انتیں مادہ سے نکال کر ایک تصویر کے فریم پر لٹکا دی گئی تھی۔ میری کیلی کی اس ہولناک موت کے بعد جیک ریپر پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد قتل کی کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی، لیکن مجرم کا کوئی سراغ بھی نہ مل سکا، اور اس طرح قتل کی یہ تمام وارداتیں اور ان کا مجرم جرائم کی دنیا کا ایک ایسا پراسرار باب بن گیا جن کے اسرار آج تک حل نہیں ہو سکے۔ ابتدا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جیک ریپر کوئی قصاب ہے جسے کوئی جنونی یا خبط ہو گیا ہے۔ وہ اس علاقہ کو پوری طرح جانتا ہے اور اس کے پاس علاقہ میں کوئی نہ کوئی ایسا پوشیدہ مقام ہے جہاں وہ اپنے خون الود ہاتھ پاؤں صاف کرتا اور کپڑے تبدیل کرتا ہے۔ پھر ایک موچی پر ریپر کا شبہ ہوا۔ بے شک اس کے پاس کوئی تیز دار اولاد پائے گئے تھے، لیکن وہ سب پیشہ ورانہ نوعیت کے تھے۔ مزید برآں وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ قتل کی ان وارداتوں کے وقت وہ بعض دوسری جگہوں پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ یہ آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کا کوئی بھی سراغ کسی بھی جائے واردات سے کیوں نہ مل سکا۔ شرلاک ہومز جاسوس کا کردار تخلیق کرنے والے مشہور ناول نگار سر آرتھر کارن ڈائل اس بارے میں لکھتے ہیں: جیک ریپر کسی عورت کے 20 میں بچ کر نکل جانے میں کامیاب رہا۔ ممکن ہے یہ درست ہو، لیکن اس سے ثابت کرنے کے لیے حقائق یا شہادتیں موجود نہیں۔
चुनाचे ये किरदार बदस्तूर पर्दा असरार में है।